Hi guys, this is Arshi. Welcome back to my YouTube channel. This is my second video and it is in continuation of the same chapter, chemical reactions and equations. So let's get started. Today's topic is balanced chemical equations. So what are balanced chemical equations? When a chemical equation is said to be balanced? When number of atoms of each element are equal on both reactant and product side, then it is said to be a balanced chemical equation. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं. सो किसी भी केमिकल इक्वेशन में, जैसे एक केमिकल इक्वेशन है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, जिनका आप रिएक्शन कराते हो. ठीक है. और एरो के राइट हैंड साइड जो आपका रिजल्ट होता है किसी भी रिएक्शन का रिजल्ट, वो होते हैं आपके प्रोडक्ट्स. ओके. सो दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड जब हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल होते हैं, तो हम उसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. और जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो उसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. अब पहले ये समझो एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे देखोगे. ये सेम रिएक्शन है, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. ठीक है. ये सेम केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है सेम. सो इसमें ZnHSO ये हो गए आपके एलिमेंट्स, यहाँ पे भी ZnSOH ये हो गए आपके एलिमेंट्स. और इनके नीचे जो नंबर लिखा होता है, जैसे H के नीचे लिखा है 2, O के नीचे लिखा है 4, यहाँ पे भी O के नीचे लिखा है 4, H के नीचे लिखा है 2, ये हो गए आपके नंबर ऑफ एटम्स. ओके. सो कंफ्यूज मत होना एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स में. एलिमेंट्स है ये ZnHSO केमिकल एलिमेंट्स, तो ये आपके हो गए एलिमेंट्स. और इनके नीचे जो नंबर लिखा होता है, जो इनके नीचे नंबर लिखा होता है, वो होते हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स. अब किसी एलिमेंट के नीचे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसका 1 एटम है, 1. तो जब किसी के नीचे कोई नंबर ना लिखा हो तो वहां पर हम 1 लेते हैं, मींस 1 उसका एक एटम है. तो यहाँ पे देखो Zn यानी जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन के 2 एटम है. S इज फॉर सल्फर, सल्फर के नीचे कुछ नहीं है यानी सल्फर का 1 एटम है. ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं. यहाँ पे भी देखो जिंक का 1 एटम है, यहाँ पे भी जिंक का 1 एटम है, यहाँ पे भी जिंक का 1 एटम है, यहाँ पे भी सल्फर का 1 एटम है, और यहाँ पे भी सल्फर का 1 एटम है. यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड हमारे हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम है. इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज Mg plus O2 gives MgO. ओके. तो इस केमिकल इक्वेशन में हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए, Mg एंड O, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये हो गए हमारे 2 एलिमेंट्स. और यहाँ पे हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. तो यहाँ पे MgO, यहाँ पे भी MgO, ये हो गए हमारे एलिमेंट. और इनके नंबर ऑफ एटम्स कहाँ हो गए, Mg के नीचे कुछ नहीं लिखा मींस 1, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे Mg का एक एटम और ऑक्सीजन का भी एक एटम. अब इनको कंपेयर करो. देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड पे. नाउ प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है. रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का एक ही एटम है. तो दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम नहीं है. इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. सो समझ आ रहा है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं तब वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है. और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते, या किसी भी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते, वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है. अब जो इक्वेशंस हैं उनका बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है. जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उनको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी कहते हैं. इसका क्या रीजन है, स्केलेटल मींस स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है, इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. वो बस एक बोन्स का स्ट्रक्चर है, उसमें लाइफ नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है,
वो यूजलेस होता है, वो किसी काम का नहीं होता। सिमिलरली एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो यूजलेस होती है, मतलब आप उसको लिख तो देते हो लेकिन वो एप्रोप्रिएट नहीं होती, मार्क्स उसमें कट जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम में आप जितनी भी केमिकल इक्वेशंस लिखोगे आप बैलेंस करके लिखोगे, कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप नहीं लिख कर आओगे एग्जाम में, आपको हर एक इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी होगी। अब केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करना है, इसका एक और रीजन है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का एक और रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी आप ना ही मास को क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपने ऑक्सीजन के 2 एटम्स लिए हैं और उनको रिएक्ट करवाया है किसी भी एलिमेंट के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, सो ऑक्सीजन के 2 एटम्स को आप उस रिएक्शन में ना तो आप उनको 2 से 3 कर सकते हो, ना आप उनको 2 से 1 कर सकते हो, ना आप उनके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा सकते हो ऑक्सीजन के, ना आप कम कर सकते हो। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 ही रहेंगे, रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 ही रहेंगे, अगर आपने 2 लिए हैं तो ना वो बढ़ेंगे ना वो घटेंगे। इसलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 2-3 एलिमेंट का आपस में रिएक्शन करवाया तो आपने उनके जितने जितने भी नंबर ऑफ एटम्स लिए होंगे वो रिएक्शन के बाद भी उतने ही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते। इन केस अगर रिएक्शन कराने के बाद आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट आ रहे हैं, सो आपको उनको बैलेंस करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन आई एम सेइंग, आप अपने एग्जाम में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिख कर आओगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखनी है एग्जाम में। ओके, नाउ बैलेंस कैसे करना है अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते टाइम सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि क्या वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जिंक प्लस सल्फर, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ओके, Zn is for zinc, H is for hydrogen, S is for sulfur, O is for oxygen. Again, Zn zinc, S is sulfur, O is oxygen and H is hydrogen. So ये हो गए आपके एलिमेंट। नाउ इनके नीचे लिखे हुए नंबर H2, O के नीचे 4, यहाँ पे O के नीचे 4, H के नीचे 2, ये हो गए आपके नंबर ऑफ एटम्स, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो पहले आप एक टेबल बनाओगे, आप मतलब इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्वियसली आप मे बी एग्जाम में टेबल्स बनाने में नहीं टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन अभी पहले समझ लो एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं आगे। तो पहले समझने के लिए आप एक टेबल बनाओगे। ओके, टेबल में पहले आप सारे एलिमेंट्स लिख लो। आपके रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ओके, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जितने भी एलिमेंट्स गिवन है पहले वो लिख लो। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आपके रिएक्टेंट्स गिवन है। अब उसमें देखो हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। यहाँ पे जिंक का 1 है, ओके, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का भी 1 है एंड ऑक्सीजन के 4 हैं। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। अब राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट साइड होती है वहां पे देखो हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ओके, यहाँ पे भी जिंक का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, जिंक के दोनों साइड 1 है, हाइड्रोजन के भी दोनों साइड 2 है, सल्फर के 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो दोनों साइड रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट, दोनों साइड एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट है सबके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। सो ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब एक और एग्जांपल ले लो, ये हो गया Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Fe is iron, H is hydrogen and O is oxygen. You all know that. Okay.
So Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Now अब अगेन एक टेबल क्रिएट करो, वहां पे पहले तीनों एलिमेंट के नाम लिख लो जो भी आपके रिएक्शन में गिवन है. नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड जो लेफ्ट साइड है वहां पे देखो, Fe का है एक एटम, हाइड्रोजन के हैं दो एटम, ऑक्सीजन का भी है एक एटम. ओके, नाउ राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के. Fe आयरन के हैं तीन, ऑक्सीजन के हैं 4 एंड हाइड्रोजन के हैं 2. अब इनको कंपेयर करो तो आयरन के जो रिएक्टेंट है उसमें एक ही एटम है लेकिन प्रोडक्ट में 3. ओके, हाइड्रोजन के दोनों साइड सेम है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में एक एटम है और प्रोडक्ट साइड 4 एटम्स हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के सेम नहीं है दोनों साइड, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन में जो जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम्स हैं हम उनसे स्टार्ट करेंगे. ओके, लार्जेस्ट जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स जिस एलिमेंट के होंगे हम उससे स्टार्ट करेंगे. तो पहले हमने एक एक एलिमेंट को अलग कर लिया, Fe हो गया, H2O हो गया, ठीक है, हमने एक एक कंपाउंड को अलग कर लिया. नाउ टू मेक इट जस्ट मोर क्लियर, तो हम ऐसे हर एक कंपाउंड को जो है आप मार्क कर लो उसको और क्लियरली समझने के लिए. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से. तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, अच्छा ये नहीं देखना है कि आपको रिएक्टेंट साइड वाले से स्टार्ट करना है कि प्रोडक्ट वाले से स्टार्ट करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड के किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो. बस ज्यादा बेटर ये रहेगा कि जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं आप उससे स्टार्ट करो, लीस्ट वाले से, कम वाले से स्टार्ट मत करो, सबसे ज्यादा वाले से. तो इस केमिकल इक्वेशन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड आ रहे हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, जो कि रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक है. सो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस करना हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं. तो Fe3O4 में से हम O4 विच इज ऑक्सीजन, हम उससे स्टार्ट करते हैं. ओके, सो नाउ नंबर ऑफ एटम्स, हम दोबारा एक ऐसे टेबल बनाएंगे. ओके, हम एक टेबल बनाएंगे और हमने 3 कॉलम्स बनाए, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड. तो इनिशियली रिएक्टेंट साइड कितने थे, 1, ओनली 1 है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, और प्रोडक्ट साइड 4 है. Fe3O4 में प्रोडक्ट साइड O4 आ रहा है, मींस 4 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है. तो बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड कितने और एटम्स चाहिए, 1 into 4. ओके, 1 into 4 हमें करना होगा उसको 4 करने के लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो अब दोनों साइड कितने हो गए, 4. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 into H2O. अब एक और बात, ये देखो, आप जो फॉर्मूला है ना, आप उसको अल्टर नहीं कर सकते. ओके, वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, हम उसको अल्टर नहीं कर सकते. अब जैसे यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया है H2O और यहाँ पे दिया है Fe3O4. तो अब ये बैलेंस करने के बाद ना हम इसको O4 नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे अभी भी H2O ही, बस हम H के आगे हम 4 लगा देंगे, H के आगे हम 4 लगा देंगे. अब इसका क्या मतलब होगा कि 4 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन से, O से, तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो जाएंगे. ओके, 4 टाइम्स हो जाएगी ऑक्सीजन. और सिमिलरली उसका मल्टीप्लाई सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं, हाइड्रोजन से भी होगा. तो हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 एटम्स हैं और इस 4 को हम इन 2 एटम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हाइड्रोजन के हमारे पास 8 एटम्स हो गए, 2 नहीं रहे, अब हमारे पास 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के. तो अब हाइड्रोजन के भी एटम्स चेंज हो गए हैं. ओके, ये भी आपको धीरे धीरे आगे आगे समझ आएगा. पहले आप इतना समझ लो कि आप केमिकल फॉर्मूला अल्टर नहीं करोगे, बैलेंस करने के बाद केमिकल इक्वेशन में आप इसको O4 नहीं लिखोगे, आप इसके आगे 4 लगाओगे. कोफिशिएंट, इसको कहते हैं कोफिशिएंट. जब किसी अल्फाबेट, किसी नंबर, किसी वर्ड के आगे आप कुछ ऐड करते हो तो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट. तो आप 4 का कोफिशिएंट लगाओगे, O4 नहीं लिखोगे, 4 का कोफिशिएंट लगाओगे. इसका मतलब भी वही हो जाएगा कि 4, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4, तो 4 की मल्टीप्लाई H में भी होगी और 4 की मल्टीप्लाई O में भी होगी. तो जब H में होगी तो ये बन जाएगा 4 into 2
8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 इंटू 1, जब कुछ नहीं होता तो होता है 1, 4 इंटू 1, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये इसका मतलब हो गया, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। तो अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया और हमारे पास अब ये पार्शियली बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन हर एक एक एटम को बैलेंस करने के बाद हम ये लिख कर चल रहे हैं। ओके, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। तो देखो, पहले हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के दो दो एटम्स थे, लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा और हमने आगे 4 का कोफिशिएंट लगाया, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 इंटू 2, 8 एटम्स। हमारे पास हाइड्रोजन के H2O है, 4 इंटू 2, 8 एटम्स। हमारे पास हाइड्रोजन के अब 8 एटम्स हो गए हैं। सो नाउ इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट साइड अब हाइड्रोजन के हो गए हैं 8 एटम्स और प्रोडक्ट साइड है हमारे सिर्फ 2। बैलेंस करने के लिए हमको दोनों तरफ अब कितने चाहिए, 8 एटम्स चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड तो ऑलरेडी है, प्रोडक्ट साइड इसको 8 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अगेन अब आप जो है हाइड्रोजन के आगे आप H8 नहीं लिखोगे, आप उसके आगे 4 का कोफिशिएंट लगाओगे। ये हमने बैलेंस कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करना है हमें 2 को, हाइड्रोजन के 2 एटम्स को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है 8 करने के लिए, 8 एटम्स बनाने के लिए। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया, आप केमिकल फॉर्मूला को अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही लिखना है। H2 दिया है, H2 ही लिखना है। हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए आ गया 4 का कोफिशिएंट लगा दोगे। अब ये 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए, 4 इंटू 2 8, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए। समझ आ रहा है, 4 इंटू 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 इंटू 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 इंटू O, 4 इंटू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी O4 ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। नाउ लास्ट कंपाउंड हमारा जो बचा है वो है आयरन। आयरन बचा है, तो अब हम आयरन को भी बैलेंस कर लेते हैं। ओके, इनिशियली हमारे पास आयरन के थे, रिएक्टेंट साइड हमारे पास था 1 एटम और प्रोडक्ट साइड हमारे पास आयरन के थे 3 एटम्स। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमें दोनों साइड 3 3 करने होंगे, तो यहाँ पे हम इंटू 3 कर देंगे। ओके, रिएक्टेंट साइड जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एटम था और प्रोडक्ट साइड थे हमारे पास 3, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ 3 एटम्स चाहिए, तो हम रिएक्टेंट साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन में, तो हमें मिल जाएंगे 3 एटम्स ऑफ आयरन in both reactant and product side. Now again आप केमिकल फॉर्मूला अल्टर नहीं कर सकते, आप इसको Fe3 रिएक्टेंट साइड नहीं लिख सकते। रिएक्टेंट साइड Fe लिखा था, आप उसको Fe3 नहीं लिख सकते। हाँ, आप उसको बैलेंस करने के लिए 3 का कोफिशिएंट उसके आगे आप लगा सकते हो, आप उसके आगे 3 लगा सकते हो एज अ कोफिशिएंट। ओके, तो अब हमारे पास fully balanced, completely balanced chemical equation आ गई है, which is 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अब कंपेयर करो, 3Fe यानी आयरन के 3 एटम्स, यहाँ पे Fe3 यानी आयरन के 3 एटम्स, 4H2, तो 4H2O means 4 into 2 8, 8 atoms of hydrogen, यहाँ पे भी 4H2, 4 into 2 8, 8 atoms of hydrogen। ऑक्सीजन का 4 into O, 4 atoms of oxygen, और यहाँ पे भी O4 यानी 4 atoms of oxygen। तो अब हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल हैं। तो अब ये हमारी हो गई है कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन ये हमारी बन गई है। अब एक और बात, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि आपको एलिमेंट्स की जो फिजिकल स्टेट है वो लिखनी होगी। अगर कोई एलिमेंट गैस की फॉर्म में है तो G लिखना होगा उसके नीचे, लिक्विड की फॉर्म में है तो L लिखना होगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिखना होगा, और इनके सॉलिड स्टेट में है तो S लिखना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने
इनकी स्टेट लिखी है। ओके, Fe आयरन हमारे पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था तो हमने S लिख दिया। H2O, अब आप सोच रहे होंगे कि H2O तो वाटर होता है, लिक्विड होता है, तो उसके नीचे L क्यों नहीं लिखा? बट यहाँ पर हमने वाटर को गैस की फॉर्म में लिया है, यानी स्टीम। वाटर को यहाँ पे स्टीम की फॉर्म में यूज किया हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में। वाटर को स्टीम की फॉर्म में यूज किया हुआ है, तो स्टीम गैस हो गई, तो इसलिए हमने G लिखा है, L नहीं। Fe3O4 अगेन सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में मिल गया हमें, और H2 हाइड्रोजन गैस विच इज गैस, सो हमने लिखा है G। ओके, तो जो भी एलिमेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो आपको इक्वेशंस में लिखनी है टू मेक दैम मोर एप्रोप्रिएट। ओके, टू मेक दैम मोर एप्रोप्रिएट और ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्योंकि केमिकल जो इक्वेशंस है वो बनाई इसलिए जाती हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आप किसी भी रिएक्शन की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सको, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। इसलिए हमने सेंटेंस, पैराग्राफ, उन सबको एलिमिनेट करके केमिकल इक्वेशंस बनाई गई हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आप एक पूरा केमिकल रिएक्शन शो कर सको, एक्सप्रेस कर सको और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सको। सो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, जैसे रिएक्शंस को लेके कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, जैसे टेम्परेचर दिया जाता है या प्रेशर दिया जाता है या कोई भी कंडीशन दी जाती है, जैसे टेम्परेचर मेंशन्ड है या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, ऐसे कंडीशंस दी जाती हैं। तो जब आप केमिकल इक्वेशंस लिखते हो तो आपको उन केमिकल इक्वेशंस में वो कंडीशंस भी लिखनी होती है, जैसे ऑन हीटिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर टेम्परेचर मेंशन करना होता है, ठीक है। तो वो सब भी आपको केमिकल इक्वेशंस में लिखना होता है टू मेक देम मोर एप्रोप्रिएट एंड टू बी मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है CO प्लस H2 gives CH3OH। ओके, CO प्लस H2 gives CH3OH। सबसे पहले CO गैस है, ये गैस है, इसका नाम है, अच्छा ये CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये है CO, दिस इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, या आप इसको कार्बोनिक ऑक्साइड भी कह सकते हो या फिर आप कार्बन ऑक्साइड भी कह सकते हो। दिस इज CO, तो ये गैस है, हमने G लिख दिया, प्लस H2, 2H2, दिस इज हाइड्रोजन, अगेन दिस इज गैस। अब इससे हमें मिलता है CH3OH विच इज लिक्विड, विच इज मिथेनॉल, हमें इससे मिथेनॉल मिलता है और एक लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, तो हमने L लिख दिया और इसके नीचे इसका नाम भी स्पेसिफाई कर दिया। ओके, बाकी आपको नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये मिथेनॉल का ही केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन मैंने फिर भी आपके समझने के लिए स्पेसिफाई कर दिया। आप नाम नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट लिक्विड लिख देना। ओके, अब इसमें जैसे टेम्परेचर गिवन है तो आप ऐसे एरो के ऊपर टेम्परेचर लिख दोगे, 340 ATM, जो भी जैसा भी टेम्परेचर कुछ भी मेंशन्ड होगा, आप वो ऐसे एरो के ऊपर या एरो के नीचे, इन चीजों को हम मेंशन करते हैं। ओके, इधर एरो के ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 6CO2, 6CO2 जो है एक्वस सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस 12H2O, 12H2O वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो ये कंडीशंस हो गई, यहाँ पे टेम्परेचर था वो हमने लिख दिया, यहाँ पे कंडीशंस हो गई। ओके, तो वो हमने लिख दी। तो जब कोई भी टेम्परेचर या कोई कंडीशन कुछ ऐसा लिखा होता है, कुछ प्रेशर कुछ भी गिवन है, वो आप एरो के या तो ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे, और लिखोगे एग्जाम में, उसको लिखना है, इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये इसको बैलेंस करके लिखा हुआ है इसलिए इतना लेंदी है। और ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का है, ये आप जब पढ़ोगे चैप्टर आप लर्न करोगे, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आपको ये याद करना होगा। ओके, ये ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस O2 का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, और H2O लिक्विड की फॉर्म में आपको मिलता है। सो इन शॉर्ट आपको एलिमेंट्स की जो स्टेट है वो स्पेसिफाई करनी होती है, एक्वस, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ये 4 स्टेट हैं। ओके, इनसे अलग कोई ज्यादा 5वीं स्टेट नहीं है। प्लस अगर कोई भी कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, कोई टेम्परेचर या प्रेशर या कोई कंडीशन, ओके, कुछ भी गिवन है, कोई सिचुएशन गिवन है,
कुछ भी तो वो आप एरो के ऊपर या नीचे लिखते हो, ठीक है। टू मेक दीज केमिकल इक्वेशंस मोर एप्रोप्रिएट, मोर इंफॉर्मेटिव, प्लस आपको ये बैलेंस करके एग्जाम में लिखनी है। ओके, नाउ एट द एंड ऑफ द वीडियोस मैं आज की वीडियो के आपको नोट्स दे देती हूँ। अगेन आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। प्लस मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके सी, मैं एक ही वीडियो को 1 2 3 घंटे की लेंथी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट चला जाता है और ऊपर से थोड़ा समझने में भी परेशानी आ जाती है, मतलब 4 5 कंसेप्ट एक बार में समझना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए टू मेक इट मोर सिंपल, मोर क्लियर टू यू ऑल, मैं एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो बनाती हूँ, ताकि एक एक टॉपिक को आप क्लियरली और अपना बेस क्लियर करते हुए आप उसको समझ पाए विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट मतलब हेक्टिक हुए, बिना किसी प्रेशर के आप उसको इजीली इजी लैंग्वेज में उसको समझ पाए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ा रही है, या केमिस्ट्री की एबीसीडी पढ़ा रही है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो सबको आता है। सो ट्रस्ट में गाइस, सबको नहीं आता है। 85% स्टूडेंट का बेस ही क्लियर नहीं होता। उनका बेस क्लियर नहीं हो पाता तो वो पढ़ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही, 85% स्टूडेंट्स का बेस ही क्लियर नहीं होता, और वो क्लासरूम में, वेदर इट इज इंस्टीट्यूट और स्कूल, वो क्लासरूम में क्वेश्चन रेज करने में या अपना डाउट क्लियर करने में वो लोग शर्माते हैं, उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। वो बच्चे सोचते हैं कि अगर वो क्लास में इतनी बेसिक सी, इतनी छोटी छोटी चीजें पूछेंगे तो मे बी दूसरे लोग उनका मजाक बनाएंगे या फिर उनको जज करेंगे। तो उस सब स्ट्रेस, वो लोग इन छोटी छोटी चीजों का भी बहुत स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स को। दैट इज वाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसमें वीडियोस बना के मैं पढ़ाऊंगी, और उसमें मैं बेस से लेकर चलेंगे। हम बेस क्लियर करते करते हर चीज पढ़ेंगे, अच्छी चीजें भी पढ़ेंगे, बड़ी चीजें भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले बेस क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। सो प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी, यूजफुल लगी, या किसी के भी काम आई, या आपके एज अ स्टूडेंट और एज अ मेंटर आपके लिए या आपके स्टूडेंट्स के लिए किसी को भी ये हेल्प कर रही है मेरी वीडियो, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। See you in my next video. So till then, revise all your topics and take care. Bye.